जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम खान सर की पॉकेट जीके के चौथे चैप्टर का आपको पूरा का पूरा निचोड़ देंगे, वो भी वन लाइनर की फॉर्म में। तो चौथा चैप्टर कौन सा है? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे इस टॉपिक से संबंधित, वो सारे के सारे पॉइंट वन लाइनर की फॉर्म में इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले के 3 चैप्टर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे वो एसएससी हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, इन सभी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें जीके पूछा जाता हो तो उसके लिए ये पुस्तक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, ठीक है। पहला पॉइंट है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है और इनके क्या क्या नाम है? तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का समय है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है, ठीक है। ऋग वैदिक काल की समयावधि क्या है? तो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक की समयावधि है ऋग वैदिक काल की। आर्यों का आगमन कब माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व पहले आर्यों का आगमन माना जाता है। नेक्स्ट है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बस गए थे? सप्त सैंधव क्षेत्र में। कहाँ? सप्त सैंधव क्षेत्र जो कि पंजाब और अफगानिस्तान था, ठीक है। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो ये मध्य एशिया बैक्ट्रिया से आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो ये था तिब्बत से। नेक्स्ट है, गाइडेंस और मैकडोनल्ड्स के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो दक्षिणी यूरोप। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो ये उत्तर ध्रुव। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? ये थे आर्य, ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? आर्य सभ्यता। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता मूलतः कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? ये ग्रामीण थी। नेक्स्ट है, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो पशुचारण जो है आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। नेक्स्ट है, आर्यों का गौण धंधा क्या था? ये कृषि आर्यों का गौण धंधा था, ठीक है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट है, आर्यों का इतिहास मुख्यतः कहाँ से ज्ञात होता है? तो आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। नेक्स्ट है, आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। नेक्स्ट है, आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो सरस्वती नदी आर्यों के लिए सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा के नाम से पुकारा जाता है। ऋग्वैदिक काल का समाज किस रूप में संगठित था? तो ये जो है कबीले के रूप में संगठित था। किसके? कबीले के रूप में संगठित था, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन विदेशी अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख है? किन विदेशी नदियों का उल्लेख है जो कि अफगानिस्तान की? हरि, कुर्रम और गोमेल आदि नदियों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस पर्वतमाला का उल्लेख मिलता है? तो इसमें मुजवंत जो कि हिमालय पर्वतमाला का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में एक बार जो है एक बार गंगा और सरयू नदी का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 3 बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है, व्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो इसका प्राचीनतम नाम है विपाशा। नेक्स्ट है, झेलम नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्तता। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ये है सिद्धि। नेक्स्ट है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो पुरुषनी और इरावती। नेक्स्ट है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अश्कनी। नेक्स्ट है, स्वात नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सुवस्तु या सुवास्तु। सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है? सिंध नदी का सिंधु। नेक्स्ट है, काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कुंभा। नेक्स्ट है, कुर्रम नदी का प्राचीन नाम क्या है? कुर्रम। नेक्स्ट है, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? सदानीरा। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो दृष्टवती या सरस्वती। नेक्स्ट है, गोमल नदी का प्राचीन नाम क्या है? गोमती या फुलहर। नेक्स्ट है, वैदिक काल में परिवार की मूल इकाई क्या थी? तो वैदिक काल में परिवार की मूल इकाई क्या थी? तो ये थी पितृसत्तात्मक परिवार। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में आर्यों के कितने कबीले बताए गए हैं और उन्हें क्या कहा गया है? तो 5 कबीले बताए गए हैं, जिन्हें अनु, दुहय, पुरु, तुर्वस और यंदु, इन्हें पंचजन्य कहा गया है। नेक्स्ट है, ग्रामीणी किसका मुखिया होता था? तो ग्रामीणी जो है वो ग्राम का मुखिया होता था। नेक्स्ट है, विषपति किसका प्रधान होता था? तो विष का कई ग्रामों के समूह का प्रधान होता था विषपति। जनपति किसे कहा जाता? जन का अधिपति, अनेक विषयों का समूह जो है
उसे जनपति कहा जाता था। राष्ट्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? देश या राज्य के लिए जो है राष्ट्र शब्द प्रयोग होता था। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा को गोप, गोपति और गोप या गोपति जिसे गायों का स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में राजा की सहायता करने वाले पदाधिकारी कौन होते थे? तो ऋग्वेद में राजा की सहायता करने वाले पदाधिकारी कौन होते थे? ये सेनानी या सेनापति, पुरोहित, 12 मंत्री जिन्हें रत्नी कहा जाता था। नेक्स्ट है, रत्नी में कौन कौन पदाधिकारी शामिल है? सूत, रथकार और करमार। सूत, रथकार और करमार। नेक्स्ट है, पूरब, पुरुष किसे कहा जाता था? तो दुर्गपति जो सैनिक कार्य करता था उसे पुरुष या पूरब कहा जाता था। नेक्स्ट है, स्पर्श किसे कहा जाता था? गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था। वाजपति किस भूमि का अधिकारी होता था? तो वाजपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता था। नेक्स्ट है, कुलप किसका मुखिया होता था? कुलप जो है परिवार का मुखिया होता था। नेक्स्ट है, दूत का क्या कार्य है? संधि विग्रह के प्रस्ताव लेकर राजा के पास जाना, ये जो है दूत का कार्य होता था। संधि विग्रह के प्रस्ताव को राजा के पास लेकर जाना। नेक्स्ट है, वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो ये थी विदत। नेक्स्ट है, विदत संस्था क्या कार्य करती थी? तो विदत संस्था धन का बंटवारा करती थी। कौन सी? धन का बंटवारा करती थी। नेक्स्ट है, सभा किसका समूह थी और ऋग्वेद में इसका कितनी बार उल्लेख है? तो वरिष्ठ और कुलीन लोगों का समूह थी। क्या है ये? सभा, जिसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। नेक्स्ट है, समिति क्या कार्य करती थी? जनप्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी समिति। नेक्स्ट है, समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था समिति के सभापति को। नेक्स्ट है, वैदिक काल में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो प्रश्न विनाक, क्या कहा जाता था? प्रश्न विनाक कहा जाता था वैदिक काल में न्यायाधीशों को। नेक्स्ट है, वैदिक युद्ध प्रायः किस लिए लड़े जाते थे? वैदिक युद्ध प्रायः जो है गाय और घोड़ों के लिए लड़े जाते थे। नेक्स्ट है, युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है और उसका क्या अर्थ है? तो युद्ध के लिए गविष्टि, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। युद्ध के लिए कौन सा? गविष्टि का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है गायों की खोज। नेक्स्ट है, दशराज युद्ध किसके मध्य लड़ा गया और परिणाम क्या रहा? ये जो है सुदास और 10 जनों के मध्य पुरुषनी नदी, रावी नदी के तट पर हुआ और सुदास की इसमें विजय हुई। ठीक है। आर्य किस प्रकार के समाज में रहते थे? तो ये पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार के समाज में, संयुक्त परिवार जैसे समाज में रहते थे। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था में जीवन के 4 आश्रम कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो है चतुराश्रम व्यवस्था जीवन के 4 आश्रम हैं। नेक्स्ट है, 4 आश्रमों की समयावधि क्या थी? 4 आश्रमों की समयावधि क्या थी और उनका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक आश्रम जो है 25 वर्ष का अध्ययन व विकास, पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन और ध्यान व साधना। 25-25-25 तो 100 वर्ष का जो है पूरा समय काल माना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार समाज कितने वर्गों में बटा था और वर्ण व्यवस्था किस प्रकार आधारित थी? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। क्या थी? कर्म आधारित। नेक्स्ट है, 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? तो 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है जो कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है। ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य जो कि पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो वैदिक काल में जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्राचीन भारत में रक्षा और न्याय प्रशासन की जिम्मेदारी किस वर्ण की थी? क्षत्रिय वर्ण, जो कि धर्म शास्त्रों के अनुसार। नेक्स्ट है, वैदिक काल में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे? तो शिक्षा का अधिकार, विधवा विवाह होता था, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। नेक्स्ट है, आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? उसे अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट है, विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? तो वहतु कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रमुख विदुषी महिलाओं के क्या नाम थे? तो ऋग्वेद में उल्लेखित प्रमुख विदुषी महिलाओं के नाम थे घोषा, अपाला, सिक्ता और लोपामुद्रा, जो कि विदर्भ राज की कन्या, राजकुल में उत्पन्न आगत्य ऋषि की पत्नी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित एक योद्धा महिला का नाम क्या था? तो ये था विश्फला,
ऋग्वेद में उल्लेखित एक योद्धा महिला का क्या नाम था? तो ये था विश्फला। नेक्स्ट है, पैसे लेकर पढ़ाने वाले गुरु को क्या कहा जाता था? तो उपाध्याय, जीविकोपार्जन करने वाला। तो पैसे लेकर पढ़ाने वाले गुरु को क्या कहा जाता था? उपाध्याय। नेक्स्ट है, आर्य कौन से पेय पदार्थ का सेवन करते थे? आर्य जो है सोमरस का पान करते थे। किसका? सोमरस का पान करते थे। नेक्स्ट है, आर्य कौन से वस्त्र पहनते थे? आर्य जो है अधो वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास पहनते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था? तो नीवी कहा जाता था। नेक्स्ट है, गाय को वैदिक काल में क्या कहा जाता? तो अघन्या, ना मारने योग्य कहा जाता था। क्या? अघन्या। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि, जो कि गाय और घोड़ा प्रिय पशु थे। नेक्स्ट है, लेन देन किस माध्यम से होता था? तो वस्तु विनिमय द्वारा। मुद्रा प्रणाली नहीं थी, वस्तु विनिमय से जो है लेन देन होता था। नेक्स्ट है, व्यापार के लिए बाहर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? व्यापार के लिए बाहर जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। पणी कहा जाता था। नेक्स्ट है, ब्याज लेकर ऋण देने वाले को क्या कहा जाता था? तो वेकनाट कहा जाता था। क्या? वेकनाट या फिर सूदखोर। नेक्स्ट है, लोहा धातु की खोज किसने की थी? तो आर्यों ने जो है लोहा धातु की खोज की थी। नेक्स्ट है, लोहा धातु की खोज किसने की थी और उसे क्या कहा जाता है? आर्यों ने लोहे की खोज की थी और उसे श्याम अयस कहा जाता था। नेक्स्ट है, आर्य धार्मिक रूप से किन किन मान्यताओं में विश्वास रखते थे? वे प्राकृतिक, बहुदेववाद और एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद, निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। कुल के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो कुल के प्रधान को कुलपा कहा जाता था। नेक्स्ट है, ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ज्ञान के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। विश्व के प्रधान को क्या कहा जाता था? विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा जाता था। जन के प्रधान को क्या कहा जाता था? जन के प्रधान को गोप या राजा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। कौन सा? उत्तर काल। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से वेद और ग्रंथों की रचना हुई? तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में सभ्यता का केंद्र कहाँ था? तो सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली, गंगा यमुना, दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल की मुख्य संस्कृति का केंद्र कहाँ था? उत्तर वैदिक काल की मुख्य संस्कृति का केंद्र कहाँ था? तो ये मुख्य केंद्र मध्य देश था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किन किन नदियों का उल्लेख मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ, सरस्वती और अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में राजा का पद कैसा था? तो उत्तर वैदिक काल में राजा का पद महत्वपूर्ण था, गरिमामयी था एवं वंशानुगत हो गया था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में राजा किस प्रकार के यज्ञों का आयोजन करते थे? तो राजा विशेष अवसरों पर राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसे साम्राज्यवादी यज्ञ करवाते थे। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में सम्राट की भूमिका कैसी थी? तो उत्तर वैदिक काल में सम्राट हल चलाता था और रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था। नेक्स्ट है, हल और हल रेखा को क्या कहा जाता था? हल और हल रेखा को क्या कहा जाता था? हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में व्यापार कैसे होता था? निष्क और गाय द्वारा व्यापार होता था, वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में अतिथि को क्या कहा जाता था? तो अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में पुत्री को क्या कहा जाता था? तो पुत्री को दुहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुहिता। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में मरुस्थल को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में मरुस्थल को धन्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धन्व। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। क्या कहा जाता? उर्वरा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में अनाज को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में अनाज को धान्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धान्य कहा जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को जो है खिल्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खिल्य कहा जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? तो उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित जो है वर्ण व्यवस्था हो गई थी।
ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में कुल और गोत्र शब्द का प्रयोग क्यों होता था? कुल और गोत्र शब्द का प्रयोग जन्म आधारित व्यवस्था के तहत होता था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता थे प्रजापति को सर्वोच्च देवता माना जाता था। नेक्स्ट है यह एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? यह उद्धरण मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसमें लिखा है कि यह एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है शूद्रों के देवता को क्या कहा जाता था? तो इन्हें पुशन कहा जाता था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में गार्गी और यज्ञवल्क का संवाद कहाँ मिलता है? तो गार्गी और यज्ञवल्क का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस धातु की खोज हुई? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। नेक्स्ट है कौशाम्बी नगर क्या था? कौशाम्बी नगर क्या था? तो कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में जो है निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। किसमें? ईशोपनिषद में हुआ। उत्तर वैदिक काल में किस दो महाकाव्यों की रचना हुई? तो इसमें जो है महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता, और रामायण की रचना हुई। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो ये है महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये है जैमिनी। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये है बादरायण। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये है कपिल मुनि। नेक्स्ट है चार्वाक भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये है चार्वाक। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे कणाद। तो ये थे हमारे आज के वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो सभी से जो है वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे अगली वीडियो आपको आती उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है।